हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है रजिया, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित है। कहानी इस प्रकार है। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हेकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की घोड़ाई भर बाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन में उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी, जब मैं भी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा था। हाँ, ये मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी-अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छठ में पके हुए ठेकुए लेकर उन्हें कुतर-कुतर कर खाता, डेंकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई, देखना, बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा, ये अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था और मुझे कोई औधर लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नजर पड़ी, तभी मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता, माँ मेरी चल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती थी। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनको ये वेशभूषा, न ये रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, और भर बाहें की कमीज भी उन्हें कभी पहने नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इनकी आंखों में एक अजीब किस्म का नीलापन दिखा, वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। ये रजिया की माँ बोली थी, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खचिया लेकर आते मैंने देखा था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुए थी। मुंह से भावताव करती और हाथों से खरीदारिनों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती वह सीधे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। ये बच्ची आज पहली बार आई थी और ना जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वे ठिठकी, सहमी, उसके पैर तो वही बंद गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लाकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती ही नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में तो रख लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना में ही। और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते डुलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर जब उसके निकट था और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर चुड़ीहारिनों के मुंह पर खिलने वाली अजीब हंसी और चुहल में उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट से कहा, क्यों री रजिया, ये दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह? एक मुसलमान इनसे? अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमटकर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चुड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में ही शादी हो जाती है ना। और ये अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः ही उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी। हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे भी नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रही। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचिया तो नहीं पड़ी थी, किंतु खरीदारिनों के हाथ में चूड़ियां पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की तो यही राय थी। वे इसी के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती थी। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया पहनाती, वह नई नई खरीदारी ने फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में भी और स्वभाव में भी।
पहली भेंट के बाद पाया था कि वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब और अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियां पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती है। मैंने कहा है कि वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती और मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत वह भी महसूस नहीं करती। फिर कुछ दिनों बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही थी। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले। जब एक दिन इसी तरह से वो मुझसे बातें कर रही थी कि मेरे भाऊजी ने आकर कहा, देखो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया कि उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आंखों के कोने में मुझे सजल से लगे। मैंने ध्यान दिया कि जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। रजिया बढ़ती गई कि बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितने के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहना को चूड़ियां पहनाती है, कितने भाई तमाशे देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव या रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण उन्हें वहां लाता है। जब बहुओं के हाथ में चूड़ियां ठेलती होती हैं, पतिदेव दूर खड़े कनखनियों से देखते होते हैं। क्या? कि अपनी अणोदाव की कोमल कलाइयों को या उन कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को। और जैसे रजिया को इसमें रस मिलता है, पतियों को चूल्हे करने से वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियां है, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुआ खिलखिलाती है और रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती है। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हो, सस्ती, टिकाऊ, अलग से अलग फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों के बनाव, श्रृंगार, रूप रंग, नाजी अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। वही है सफल चूड़ीहारिन। ये रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी? खंडर कहता है कि इमारत शानदार थी। ज्यों-ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर मैंने उसे अपने गांव में देखा और पाया कि उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सर पे लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़ी और मैंने मान लिया कि यह उसका पति है। किंतु तो भी मैंने अनजान सा पूछ ही लिया, इस मजूरों को कहाँ से उठा लाई है रे? उसने कहा, इसी से पूछिए, साथ लग गया तो मैं क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया, रजिया भी हंसी और बोली, यही मेरा पति है, मालिक है। पति, बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी जो कह दिया था ना, वह बात न जाने कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाई होगी, ये मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि जब मैं भी पति बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट रजिया ने। ये लूंगी, वह लूंगी, और ये मुंह मांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूंगी कि दुल्हन टापती रह जाएगी। भाऊजी ने रजिया से कहा, हट हट, बबुआ जी को अगर तू ले जाएगी तो फिर ये हसन तुम्हारा क्या करेगा? तो रजिया ने कहा, यह भी टापता रहेगा बहुरिया। कहकर वह ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा नहीं समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह की झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। ना जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उसी हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। जीवन का रथ खुरदुरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी, रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। ये अचानक बात तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं आजकल ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता हूँ। कभी एकाध दिना के लिए घर गया, शाम को गया, कभी सुबह भागा, तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल।
इन दिनों मैं पटना में था। यूँ कहिए कि पटना सिटी के एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यूँ तो लोग समझते थे कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों ना तो इतने अखबार थे, ना इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है, ये मैं ही जानता हूँ। जब कभी दफ्तर से निकलता देखता, तो लोग मेरी ओर उँगली उठा के फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुख पर यह ध्यान मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे प्रशंसक नवयुवक थे और एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू, वो औरत आपको बुला रही है। एक औरत और मुझे बुला रही है चौक पर? मैं चौंक पड़ा। युवकों में भी थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था और वह लड़का सिर पिटाकर भाग गया। पान खाकर लोग इधर उधर चले। अचानक पाता हूँ मेरे पैर उस ओर उठ रहे जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से तो कोई नहीं देख रहा है, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की फुर्सत कहाँ। मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुंचा जहां उससे पूरब वो पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और फिर निकट पहुंचकर कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा पुलक करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाख की चूड़ियाँ किसी को कहाँ भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज सिंगार की भी कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीजें हैं ना। नया जमाना, दुल्हनों के नए मिजाज। फिर जरा सा रुककर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं मालिक? मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और मैं जब तक ये पूछूं कि अकेली हो या कि एक अधवयस आदमी ने आकर सलाम किया। ये हसन था, लंबी लंबी दाढ़ी, 5 हाथ का लंबा मुस्तंडा भी। देखिए मालिक, ये आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी, वही हंसी, वही चुहल। इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और ना जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ। कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब ना। जब मैंने जाने की बात की तो वह हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने गया, रजिया ने बताया किस तरह उसकी दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं। इसलिए रजिया से ऐसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई कि मेरे गांव में यह पागलपन नहीं है और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, मेरा डेरा कहाँ है? मैं बड़े परसों पेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, ये भी रहेगा क्या मेरे राजा? ये कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली, ये शहर है शहर। यूं हसन ने हंसते हुए उससे बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चे वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ कि रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाऊं वही दे देना। नहीं मालिक, ये बार अपने हाथ से ही पहना देखिए। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में? तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पहनाता है या नहीं? और जब हसन कुछ शर्माया तो वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय। लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठाठ कर हंस पड़ी और इतने जोर से हंसी कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में मैं पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस ओघट घाटर पर ना खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज, चेहरे पर गर्द गुबार सा अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती है या नहीं? हसन का नाम लेने में ही शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरा जय जयकार हो रहा था। कुछ लोग मुझे बड़े घेरे हुए थे।
मैं जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बड़ा भागी समझेगा, जिससे दो बातें कर लूंगा वह स्वयं चर्चा का विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीभ अभ्यासवश अपना काम किए जा रही थी, लेकिन अंतर्मन कुछ और ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तालमेल नहीं था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी बाधा क्या डाली जा सकती थी कि अचानक लो ये क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियां, गोरे चेहरे पर वही नीली आंखें, वही भरबाह की कमीज, वही कुछ लटें जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना। वह आती है गब्बर, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक का, कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं और मैंने सोचा कि ये सपना है, कि कानों में एक स्वर सुनाई पड़ा। एक कह रहा है कि कैसी शौक लड़की, दूसरा बोलता है ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दवा की। ये रजिया की पोती है बाबू, बेचारी पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, ये लिपा पुता चिकन ढूर ढूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता में कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेश में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। ये बच्ची बड़े बेटे की है, दादा का सिर पोते में और दादी का चेहरा पोती में। हूबहू रजिया, दूसरी रजिया, मेरी उंगली पकड़े आंगन से पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहले रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचेले कपड़े में मेरे सामने कैसे आए? रजिया ने अपनी पोती को तो भेद दिया, किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाला नेता अब उसके घर पर आने की तकलीफ कर सकेगा। और जब सुना कि मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ रजिया, मेरे सामने खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी। किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम ऐसा कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियां कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मक्कड़ जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वे नीली आंखें जो कटोरों में धंस गई थी, और चमक उठी है फिर वे चांदी की बालियां। और देखो, अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर लटक कर चमक रही हैं वे लटें, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। धन्यवाद।